इस एपिसोड में हम सीआरपीसी में दी गई इनहेरेंट पावर्स के बारे में पढ़ेंगे जो सेक्शन 482 में दी गई हैं। और सबसे पहले इनहेरेंट पावर समझने से पहले कि क्या है, किसको दी गई है, क्यों दी गई है, हमें इनहेरेंट पावर्स समझनी पड़ेंगी कि इनहेरेंट पावर्स का मतलब क्या है। तो हम बेसिक बिल्कुल लिटिल मतलब में जाते हैं, मतलब अंग्रेजी वाले मतलब में जाते हैं। तो इनहेरेंट का मतलब होता है इनबिल्ट, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती हो। पावर्स विच ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट, पावर्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और कन्फर्ड, जो कि दी नहीं जा सकती, जो कि क्रिएट नहीं की जा सकती, वो है ही, वो एग्जिस्ट ही करती हैं, विच एग्जिस्ट पर से। ठीक है जी। अब एक सिंपल सा फंडा समझिए। मान लीजिए आप कोर्ट को यह कह रहे हैं कि जनाब आपको क्या है, जस्टिस करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या, प्राइमरी वर्क की कोर्ट का जस्टिस करना है। अब उस जस्टिस करने के लिए कुछ तो पावर्स आपको कोर्ट को देनी पड़ेंगी ना। कोर्ट हैज टू डू जस्टिस व्हिच इज द प्राइमरी वर्क, देयरफॉर टू डू जस्टिस सम पावर्स आर इनहेरेंट इन द कोर्ट। वो पावर जो कोर्ट के अंदर इनबिल्ट है, वो ना किसी ने दी है, ना वो कन्फर की गई है, ना वो क्रिएट की गई है, लेकिन वो कोर्ट के पास है क्योंकि कोर्ट को जस्टिस देना है। तो वो पावर्स इनहेरेंट पावर्स हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर एक इंपॉर्टेंट बनता है। सवाल ये बनता है कि जनाब आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि कोर्ट को जस्टिस करने के लिए इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जनाब। लेकिन फिर आपने सेक्शन 482 क्यों बनाया? 482 की रिक्वायरमेंट क्या थी? जब आप कह रहे हो कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स तो है ही, तो 482 की जरूरत क्या थी? तो भैया 482 हमारे दो पर्पस हल करता है। एक तो वो क्लियरली ये बताता है कि सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर्स किसको दी गई हैं, विच कोर्ट, और साथ में वो ये भी बताता है कि उन इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कब किया जाएगा, किन किन स्थिति में किया जाएगा। तो 482 हमें इन क्लियर चीजों के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला पर्पस क्या सॉल्व करता है। It provides that inherent powers in case of criminal procedure, again I am repeating criminal procedure, CRPC में जो inherent powers हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई। जो inherent powers हैं CRPC की वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई हैं। क्यों हाई कोर्ट को दी गई हैं सिर्फ? वाई ओनली हाई कोर्ट, वो अभी हम समझते हैं। और बाकी कोर्ट्स का क्या फिर? क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कोई इनहेरेंट पावर्स नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इनहेरेंट पावर्स नहीं है? अगर है तो उनका प्रारूप कैसा है, वो किस तरीके की पावर्स, अगर वो इनहेरेंट पावर्स नहीं है तो। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है। सेक्शन 482 ये क्लियरली इस बात को बताता है। तो हम पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 482 की क्या जरूरत थी जनाब? जब आप कह रहे हो कि कोर्ट है तो इनहेरेंट पावर्स उसके पास होंगी ही। तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 482 हमारे दो पर्पस हल करता है। पहला पर्पस क्या है कि वो बताता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर में इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, और दूसरा वो पर्पस भी बता रहा है कि किन किन स्थितियों में इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम पर्पस समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि हाई कोर्ट को ही क्यों दी गई ये पावर, और उसके बाद हम समझेंगे कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी ऐसी कोई पावर है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो वो किस तरीके की पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कैसी पावर्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्पस, किन पर्पस के लिए इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला पर्पस है टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड। मान लीजिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, ठीक है, लेकिन उस ऑर्डर को इफेक्ट में लाने के लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। उस ऑर्डर को इफेक्ट में लाने के लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। तो अब इस ऑर्डर को इफेक्ट में लाने के लिए आपको एक ऑर्डर देना पड़ेगा कि ढंग से इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन वो तो कोई प्रोविजन दिया ही नहीं हुआ सीआरपीसी में। तो आप क्या करेंगे? आप सेक्शन 482 का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि जनाब पुलिस को बोलें कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली की जाए। तो मैंने क्या कहा कि पहले जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर था उसको इफेक्ट में लाने के लिए, उसको इफेक्टिव ऑर्डर करने के लिए आपके पास कोई और एक्सप्रेस प्रोविजन था ही नहीं सीआरपीसी में, इसलिए आपको जरूरत पड़ी इनहेरेंट पावर की। इनहेरेंट पावर में आप गए सेक्शन 482 में, और सेक्शन 482 में आपने एप्लीकेशन लगाई
कि जनाब पुलिस को बोलिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वो करे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड उस पे। दूसरा है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। मान लीजिए कोई भी पार्टी है, प्रोसीडिंग में जो भी पार्टी है वो मिसयूज कर रही है किसी भी कोर्ट के प्रोसेस को या पावर्स कोर्ट को, तो उस मिसयूज को रोकने के लिए भी 482 का उपयोग हम करेंगे। हम 482 में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि जनाब दिस मिसयूज इज बीइंग डन ऑफ द पावर, तो कृपया आप इस मिसयूज को रोकिए। तो हमारा सेकंड यूज हो गया इनहेरेंट पावर्स का, जो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। और तीसरा आता है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अल्टीमेट एम क्या है किसी भी कोर्ट का? जस्टिस करना। तो उस जस्टिस करने के लिए हमें कुछ भी ऑर्डर करना पड़े और उस ऑर्डर के संबंध में हमें कोई भी बात एक्सप्रेसली सीआरपीसी में ना क्या रखी हो। इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर। देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इनके अगेंस्ट एफआईआर हो गई है। ठीक है, ये एफआईआर झूठी है और इसमें कोई सब्सटेंशियल वो नहीं है, लेकिन फिर भी भैया अगर ये एफआईआर को हम आगे बढ़ाते हैं तो उनका अरेस्ट हो सकता है, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बहुत सारा चीजें इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। लेकिन क्या हो रहा है, इसके कारण ए के साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन क्योंकि एफआईआर हो गई तो प्रोसेस तो चलाना ही पड़ेगा सीआरपीसी का। भाई एफआईआर हो गई तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है पुलिस, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद कॉग्निजेंस पे मजिस्ट्रेट बहस करेगा। लेकिन ये एफआईआर झूठी है, तो क्या करे अब वो? उसके साथ तो इनजस्टिस हो गया। वो क्या करेगा? वो जाएगा हाई कोर्ट के पास सेक्शन 482 में और कहेगा जनाब देखिए ये एफआईआर देखिए ये झूठी है, इसको कृपया क्वैश कर दीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन रोकी जा सकती है। किस तरीके से? क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर। अगर क्वॉशिंग एफआईआर नहीं होती है तो पुलिस को अपनी पूरी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट या जज, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस है, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओनली वे आउट इज यू विल गो टू द हाई कोर्ट एंड यू विल पुट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 फॉर क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर। ठीक है जी। तो हमने अभी 3 पर्पस समझे कि किन 3 पर्पसेस के लिए आप इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पर्पस हमने देखा कि कोई ऑर्डर आपने दिया है उसको इफेक्टिव करने के लिए, उसको इफेक्ट में लाने के लिए। दूसरा, किसी पावर या प्रोसेस का मिसयूज ना हो कोर्ट का। और तीसरा, एंड्स ऑफ जस्टिस, अंत में जस्टिस हो सके, उसके लिए हम 482 में इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जो हमने कहा था कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ हाई कोर्ट को ही ये पावर्स क्यों दी गई हैं और बाकी कोर्ट्स को क्यों नहीं दी गई। देखिए एक बात समझने की जरूरत है। मैंने आपको पहले कहा कि ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात है। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें, सेक्शन 482 क्लियरली ये बोलता है कि ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट की है। लेकिन वहीं पर अगर हम सीपीसी की बात करें, सिविल प्रोसीजर की, तो सेक्शन 151 ये पावर सभी कोर्ट्स को दे रहा है। तो देखिए वहां पर तो सभी कोर्ट को ये पावर है, इनहेरेंट पावर्स, कुछ भी ऑर्डर करने की पावर। न्याय के लिए जो चीज नहीं भी लिखी, सीआरपीसी में नहीं लिखी, अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें मुझे न्याय करना है, तो वो सीआरपीसी से जो चीज नहीं भी लिखी उससे भी अलग जाके कोई ऑर्डर पास कर सकता है। वो इनहेरेंट पावर है कोर्ट की। ठीक है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर में तो आपने वो पावर किसको दी? सिर्फ हाई कोर्ट को। लेकिन सिविल प्रोसीजर में आपने वो पावर हर कोर्ट को दे दी। क्या लॉजिक है भैया? सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो सीआरपीसी, देखिए सीपीसी में कैसे मुकदमे होंगे? दीवानी मुकदमे जिनको हम बोलते हैं, पैसे के मुकदमे होंगे, प्रॉपर्टी के मुकदमे होंगे, सिविल वाले मुकदमे होंगे। ठीक है, उनकी एक इंपॉर्टेंस है, उनकी एक रिलेवेंस है, लेकिन उनका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर सीआरपीसी के प्रोविजन किस चीज पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर। लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट को वो कैटर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी मिस्टर ए के अगेंस्ट एफआईआर हुई, उसको अरेस्ट कर लिया। अरे भैया आपने उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीन ली। कम से कम सिविल प्रोसीजर के मामले में ये तो नहीं होता। तो इसलिए जरूरी है इन सीआरपीसी जिन मामलों को डील करता है उनकी सीरियसनेस को कंसिडर करते हुए इट इज थॉट टू बी प्रूडेंट टू लीव सच पावर्स ओनली विद द सुपीरियर कोर्ट विद मोर जुडिशियल एक्सपीरियंस माइंड। ठीक है, इसलिए हमने जो पावर है वो सिर्फ सुपीरियर कोर्ट को दे दी, जिनके पास, हम ये कह के चल रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस जुडिशियल माइंड है। क्योंकि जो हाई कोर्ट जज है, as compared to a judicial magistrate or as compared to district judiciary, he is having more experienced judicial mind। तो हमने ज्यादा जो जिम्मेदार, एक्सपीरियंस, जो जिनके पास ज्यादा लीगल
एक्सपोजर एक्सपीरियंस है, हमने ये पावर सिर्फ उनको दी क्योंकि सीआरपीसी का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे है। मान लीजिए आपने ये पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दे दी। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मान लीजिए 22 साल का लड़का एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लग गया, उसने 2 साल की ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद वो कुर्सी पे बैठ गया और उसके पास सीआरपीसी की इनहेरेंट पावर्स की एप्लीकेशन आ जाए सेक्शन 482 की, मान लीजिए क्वेश्चन की एप्लीकेशन आ जाए कि जी ये एफआईआर क्वेश्चन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब 24, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस 24-year-old ओल्ड मजिस्ट्रेट, आई एम जस्ट सेइंग कि उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसने एलएलबी की है, उसने एग्जाम क्लियर किया है, उसने उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग ली है। इज ही एक्सपीरियंस इनफ टू डिसाइड दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्वैश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर हाईकोर्ट जज की बात करें तो उनका एक्सपोजर कितना ज्यादा है, इसलिए ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को ही दी गई है। दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो इन लाइन विद सेक्शन 483। सेक्शन 483 क्या कहता है? सेक्शन 483 डिक्लेयर करता है कि हाई कोर्ट हैज द पावर टू हैव कंटिन्यूअस सुपरिटेंडेंस अपॉन द सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट को लगातार जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं उनके ऊपर एक सुपरिटेंडेंस रखनी है, इसलिए भी उनको पावर देनी जरूरी है कि वो कुछ ऐसा ऑर्डर कर सके जिससे कि मान लीजिए निचली अदालतों ने जो गलती की उस गलती को सुधारने के लिए 482 में वो कुछ ऑर्डर पास कर सके। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने समझा था कि बाकी कोर्ट्स के पास फिर कैसी पावर्स हैं, जरूरत तो उनको भी पड़ेगी क्योंकि न्याय तो वो भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कौन सी पावर्स हैं और उसका वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, इतना तो क्लियर हो गया कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके पास इनहेरेंट पावर तो नहीं है, लेकिन उनके पास कौन सी है? इंप्लाइड पावर्स विच आर लिमिटेड इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? ये लिमिटेड पावर्स होती हैं, ये इनहेरेंट पावर्स की तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स नहीं है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर्स नहीं है, उनके पास कौन सी पावर्स है? इंप्लाइड पावर्स। इंप्लाइड पावर्स क्या होती हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन आप तब तक ये समझ लीजिए कि वो लिमिटेड पावर्स हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है समझने का, केस लॉ से हम समझते हैं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है दैट इज साकरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 सुप्रीम कोर्ट। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर फाइल करने के लिए रिफ्यूज कर देता है और कहता है जी मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा केस को। ठीक है, जो विक्टिम था या जो इंफॉर्मेंट था वो गया पुलिस के पास, पुलिस ने कहा मैं एफआईआर नहीं कर रहा ना, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा। अब जो एग्रीड पार्टी थी उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गए और सेक्शन 156(3) की एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 156(3) में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर दे सकता है अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है तो। ठीक है जी, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर फाइल कर दिया कि भैया एफआईआर दर्ज करो, इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस क्या करती है? अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगी और उस रिपोर्ट के बेस पर मजिस्ट्रेट आगे कार्रवाई के बारे में डिसीजन लेगा, जिसको हम कॉग्निजेंस लेना भी कहते हैं। वो कॉग्निजेंस और ये सारी चीज हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, पुलिस के पास गया, पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया। 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं कि वो पुलिस को बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेट करो। तो इन भाई साहब ने इन्वेस्टिगेशन के लिए 156(3) की एप्लीकेशन लगाई मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने एप्लीकेशन में दम माना और उसने एफआईआर फाइल करने का और इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन भाई पुलिस तो पुलिस है, नहीं सुनेगी किसी की भी। जब वो अपने पे आती है तो वो किसी की नहीं सुनती है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने रजिस्टर तो कर लिया केस, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। भाई मैं इन्वेस्टिगेशन तो करूंगा लेकिन मैं ढंग से नहीं करूंगा तो तथ्य बाहर कैसे आएंगे? कैसे हम सच्चाई तक पहुंचेंगे? कैसे हम अक्यूज तक पहुंचेंगे? तो पुलिस क्या कर रही थी? सिर्फ खाना पूर्ति कर रही थी। हाँ भैया मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है, मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर मना तो नहीं हो सकता, लेकिन एफआईआर तो करनी पड़ेगी, वो लिखित में है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी हमारे हाथ में है ना भैया, इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करेंगे। और वही किया उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अब क्या हुआ? जो जनरल ट्रेंड है, जो आपने अभी बिल्कुल 5 मिनट पहले भी डिस्कस किया था, जनरल ट्रेंड ये है कि जो एग्रीड पार्टी है वो जाती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आती है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाओ साहब। सेक्शन 482 की पावर का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर कर देता है। ये हमने अभी भी देखा। लेकिन इस केस में क्या हुआ? जो एग्रीड पार्टी थी वो हाई कोर्ट जाने की बजाय वो उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गई और कहने लगी कि जनाब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर और दीजिए। आप पहले आपने ये तो कह दिया कि इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन अब आप पुलिस को बुला के ऑर्डर दीजिए कि जो केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए।
ठीक है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर पास कर दिया फॉर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, और इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में ऑब्वियसली और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब भी आप मान लीजिए आपने कुछ शॉपिंग की, ठीक है, शॉपिंग करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ दे देते हैं, तो मतलब जो पहले आपका ऑर्डर था, पहले आपने ऑर्डर क्या दिया था, पहले आपने ऑर्डर दिया था कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एफआईआर रजिस्टर कीजिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उस ऑर्डर को और अधिक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपने एक और ऑर्डर दे दिया कि भैया इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो आप, ठीक है। और ये ऑर्डर हो गया चैलेंज। चैलेंज क्यों हुआ, दूसरे पक्ष ने, स्टेट ने ये कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तो ये पावर ही नहीं है, ये पावर तो सिर्फ किसके पास है, हाई कोर्ट के पास, क्योंकि सेक्शन 482 हमें इनहेरेंट पावर्स देता है। तो भैया आपके पास 156(3) की पावर तो है कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हो, लेकिन एक बार आपने ऑर्डर दे दिया, आपका काम खत्म, उसके बाद आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। अगर ऑर्डर चाहिए तो आप जाओ हाई कोर्ट, 482 की एप्लीकेशन लगाओ और हाई कोर्ट को कन्विंस करो कि साहब आप एक ऑर्डर पास करो और पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दो, ठीक है। अब देखिए इसमें रिजल्ट क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो एक्सप्रेस पावर्स हैं वो 156(3) में दी गई है, ठीक है। एक्सप्रेस पावर्स क्या है कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हो, लेकिन एक्सप्रेस पावर्स के साथ मजिस्ट्रेट के पास इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स भी हैं। इसका क्या मतलब है, 156(3) में भैया ये क्लियरली कह दिया कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है जी, ये क्लियरली बोल दिया। अब इस ऑर्डर को इफेक्टिव लाने के लिए अगर उसको कोई और ऑर्डर देना पड़े तो वो भी 156(3) की पावर्स में ही आता है। फायदा क्या कि हम इसको इफेक्टिव ही ना करवा पाए। अगर मैंने कोई ऑर्डर, मान लीजिए मैंने कोई ऑर्डर ए पास किया, ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर इफेक्टिव ही नहीं हो रहा है, तो जिस प्रोविजन में मुझे ये ऑर्डर पास करने की पावर दी गई है, उसी प्रोविजन में मुझे इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर भी दी गई है कि साहब इसको इफेक्टिव करने के लिए आपके पास पावर है। आगे समझिए, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, देखिए, इफ सम ऑर्डर्स पास्ड यूजिंग एक्सप्रेस प्रोविजन, जो एक्सप्रेस पावर है 156(3) की, उसका इस्तेमाल करते हुए कोई आपने एक ऑर्डर पास कर दिया। अब उस ऑर्डर को इफेक्टिव करने के लिए आपके पास इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑर्डर भी आपको पास करने पड़ेंगे। Therefore, if an order of investigation is passed under section 156(3) by magistrate, then further order for effective investigation can be passed under 156(3) itself. हम 482 नहीं मांग रहे हैं, तो हम ये क्या कह रहे हैं कि भैया 156(3) में ही हमें तो पावर दे रखी है, मजिस्ट्रेट को पावर है। क्यों पावर है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने जब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया तो ऑर्डर देने के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो रही तो फिर 156(3) का पावर क्या हुआ, जब आपने कोई ऑर्डर दे दिया और उसका पालना नहीं हो रही तो फिर आपकी तो पावर किसी काम की नहीं ना। उस पावर को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कोई और ऑर्डर देना पड़े तो वो पावर भी आपको कहां से मिल रही है, 156(3) से, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं, इंसिडेंटल पावर या एंसिलरी पावर या इंप्लाइड पावर, ठीक है जी। तो आपको एप्लीकेशन अंडर 482 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए थे, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही है, तो मजिस्ट्रेट के पास 156(3) में ही इंप्लाइड और एंसिलरी पावर्स हैं जिसके तहत वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाए, उसके ऑर्डर दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था, ये जो पावर्स हैं इनका जो यूसेज है वो लिमिटेड यूसेज है। जैसे 482 की अगर हम बात करें तो 482 में तो आपके पास मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है। हाई कोर्ट जस्टिस करने के लिए, अपने ऑर्डर को इफेक्टिव लाने के लिए कुछ भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है जी। जहां पर सीआरपीसी साइलेंट है कुछ भी ऑर्डर दे सकता है। लेकिन अगर हम मजिस्ट्रेट की बात करें तो हमने सिर्फ 156(3) में ये देखा कि इसके पास यहां पर इंप्लाइड और एंसिलरी पावर्स हैं, तो ये पावर जो है वो लिमिटेड है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है। भाई मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन किसका काम है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, ठीक है। अब यहां पर हमें, और पुलिस क्या है, पुलिस एग्जीक्यूटिव है, तो हम क्या करके चल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एक डिफरेंस बना के चल रहे हैं।
एग्जीक्यूटिव और पुलिस में एक डिफरेंस, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक डिफरेंस बना के चल रहे हैं। क्या कि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट जज को भेजेगी और उस रिपोर्ट के बाद जज का काम, मजिस्ट्रेट का काम शुरू होता है। लेकिन यहां पर सवाल है कि क्या उसको मॉनिटर किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन को? तो देखिए बिल्कुल मॉनिटर किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट कैन मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन और पास फर्दर ऑर्डर्स, अगर उसको जरूरत महसूस होती है तो फर्दर ऑर्डर भी पास कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसको रिस्ट्रिक्टिव मतलब नहीं देना है, मतलब वो हर चीज वो पूछे, मतलब वो पुलिस को यह नहीं बोल सकता कि भैया तू इससे पूछताछ कर, तूने इससे पूछताछ क्यों नहीं करी। ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स में वो नहीं जा सकता, लेकिन एक जो ओवरऑल सुपरविजन है, ओवरऑल जो मॉनिटरिंग है कि पुलिस कर भी रही है नहीं कर रही, ठीक तरीके से कर रही है, गंभीरता से कर रही है नहीं कर रही, क्या मुझे 156(3) की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की जरूरत है। तो जो एक ओवरऑल लार्जर मॉनिटरिंग है वो मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। लेकिन जो एक इन्फ्लुएंस करने की बात है, छोटी छोटी बातों पर इन्वेस्टिगेशन में उसको इंपैक्ट करने की बात है, कुछ इस तरीके की बात है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, इसके बयान लीजिए, उसको क्यों नहीं किया, छोटी माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा सकते। लेकिन एक ओवरऑल जो मॉनिटरिंग है इन्वेस्टिगेशन की वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। तो आपको यह भी तो सुनिश्चित करना है ना कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो, तो ओवरऑल मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, माइन्यूट डिटेलिंग में आप नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हमें पावर्स में डिफरेंस रखना है। और इसीलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब अगला केस आया धर्मेश भाई वासुदेव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, ये भी मजिस्ट्रेट की पावर्स को रिलेटेड था। तो मजिस्ट्रेट में हमने एक तो देख लिया कि 156(3) में इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स दी गई हैं। ठीक है, 156(3) में इस केस में क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का पास किया 156(3) में, 156(3) में उसने ऑर्डर कर दिया कि भैया इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस। लेकिन उसी मजिस्ट्रेट ने एक सब्सिक्वेंट ऑर्डर दिया जिसमें कि उसने रिकॉल कर लिया, विड्रॉ कर लिया जो अपना पुराना ऑर्डर था इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं, पहले तो वो ऑर्डर कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद वो उसी ऑर्डर को रिकॉल कर रहे हैं, वापस कर ले रहे हैं। तो यहां पर सवाल यह था कि क्या मजिस्ट्रेट के पास रिकॉल करने की पावर है? भाई हमने ये तो देख लिया कि मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की पावर 156(3) में एक्सप्रेसली कहा गया है, क्लियर शब्दों में लिखा गया 156(3) में। हमने ये भी देखा कि इंप्लाइडली, इंसिडेंटली, एंसिलरी पावर ये भी है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। लेकिन अब सवाल उठा कि क्या वो रिकॉल के लिए भी बोल सकता है? मतलब क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अपने द्वारा दिया गया ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का उसको रिकॉल कर ले? क्या ये पावर्स मजिस्ट्रेट के पास है? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि मजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर्स नहीं है। देयरफॉर एक बार अगर 156(3) का ऑर्डर पास हो गया, एन ऑर्डर ऑफ विड्रॉल ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी पास बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कौन पास कर सकता है? हाई कोर्ट पास करता है 482 में। जैसे हमने क्वेश्चन ऑफ एफआईआर भी देखा था ना कि किसके पास जाना पड़ेगा हमें क्वेश्चन करवाने के लिए, हमें हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा 482 की एप्लीकेशन लगाने के लिए। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई फिर लीगल लुमिनरीज ने ये कहा तो यार ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। जो सकरी वासु वाली जजमेंट थी और धर्मेश भाई वाली जजमेंट में कोर्ट अलग अलग बात कर रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये तो गलत बात हो गई। तो यहां पर हम ये चीज क्लियर करते हैं कि यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? सकरी वासु कहता है, सकरी वासु की जजमेंट कहती है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर दिया जा सकता है। एक ऑर्डर आपने दिया, उसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, उसको इफेक्टिव करना है, तो वो ऑर्डर तो आप दे सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को रिकॉल करना, उसको विड्रॉ करना, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये तो ऑपोजिट ऑर्डर है। आपने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, आप उसके अगेंस्ट ऑर्डर दे रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर नहीं है। लेकिन सकरी वासु में हमने क्या कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर आप दे सकते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 156(3) में आप कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन रिकॉलिंग का ऑर्डर नहीं दे सकते। सकरी वासु में कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर था और धर्मेश भाई में रिकॉलिंग ऑर्डर था, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। ठीक है जी,
चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के पास। हमने देख लिया कि भैया हाई कोर्ट के पास पावर तो हो गई 482 में, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि अपने मजिस्ट्रेट के साहब के पास भी पावर हो गई 156(3) में, लिमिटेड पावर्स हैं हालांकि। हाई सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगा, वो तो सबसे ऊपरली अदालत हो गई, तो वो कैसे न्याय करने के लिए उसके पास क्या दी गई है, तो भैया अंडर सेक्शन 482 पावर्स हैव बीन गिवन ओनली टू हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं गई जो इनहेरेंट पावर्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है आर्टिकल 142 पे। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आ जाता है जनाब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है तो उसको पावर्स भी सबसे बड़े स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी गई है आर्टिकल 142। और आर्टिकल 142 क्या कहता है कि जस्टिस करने के लिए, न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे सकता है, कोई भी ऑर्डर दे सकता है। ये पावर किसी भी पावर से ज्यादा बड़ी पावर है। बेशक सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 482 में इनहेरेंट पावर्स नहीं दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं आर्टिकल 142 में। तो आर्टिकल 142 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पास एनी ऑर्डर इन अ प्रोसीडिंग टू मीट एंड्स ऑफ जस्टिस, टू डू जस्टिस। कोई भी ऑर्डर वो कर सकता है जस्टिस करने के लिए, एंड्स ऑफ जस्टिस करने के लिए, ठीक है जी। और इसी से हम एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और समझ लेना चाहिए, ये आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आएगा। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए क्यूरेटिव पेटिशन का कॉन्सेप्ट आया। क्यूरेटिव पेटिशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, कोई जजमेंट डिलीवर कर दी, उसके बाद पार्टी के पास क्या चांस है कि वो सुप्रीम कोर्ट को बोले कि आप रिव्यू कर लीजिए अपनी जजमेंट को, रिव्यू कर लीजिए, मतलब दोबारा से आप अपनी जजमेंट को देख लीजिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिव्यू कर लिया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भैया हमारी यही जजमेंट है, तो उसके बाद आपके पास रास्ते खत्म, बिकॉज आप देश की सबसे बड़ी अदालत के पास चले गए, उन्होंने जजमेंट दे दी, आपने रिव्यू लगा दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हमारी यही जजमेंट है, तो आपके पास रास्ते खत्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए नया कॉन्सेप्ट निकाला, क्यूरेटिव पेटिशन। क्यूरेटिव पेटिशन कब आती है, ये आती है रिव्यू के भी बाद। जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू भी कर चुका है तो आप क्यूरेटिव पेटिशन लगाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए जनाब यहां पर मेरे साथ इनजस्टिस हो जाएगा, आप इसको ठीक कीजिए। और ये क्यूरेटिव पेटिशन का कॉन्सेप्ट आया था रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा के केस में। मेरे को साल ध्यान नहीं है, आप प्लीज एक बार गूगल करके इसकी ईयर आप देख लीजिएगा। तो क्यूरेटिव पेटिशन का कॉन्सेप्ट आया आर्टिकल 142 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है जी। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया इनहेरेंट पावर्स तो हैं। अभी देखो क्या क्या क्लियर हो चुका है वो देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया कि 482 में इनहेरेंट पावर्स हैं, ये हो गया कि इनहेरेंट पावर्स होती क्या है, ये हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, ये हो गया कि अगर बाकी अदालतों के पास नहीं है तो उनके पास कौन सी पावर है, तो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स देख ली हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स देख ली। अब हम दोबारा से सेक्शन 482 पे आते हैं और हाई कोर्ट पे आते हैं, और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इंप्लाइड पावर्स की एक्सटेंट क्या है, क्या कोर्ट एक्सप्रेस प्रोविजन के अगेंस्ट भी जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए सीआरपीसी का कोई प्रोविजन है, ठीक है जी, एक्सप्रेस प्रोविजन है, मतलब क्लियरली सीआरपीसी में वो बात कह दी, तो क्या हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है कि उस प्रोविजन के अगेंस्ट चला जाए। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें 482 में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनको समझने की जरूरत है। तो अब हम देखिए 482 की लैंग्वेज को देखते हैं। 482 क्या कहता है, द हाई कोर्ट हैज द इनहेरेंट पावर्स टू मेक सच ऑर्डर एंड नथिंग इन दिस कोड, नथिंग इन दिस कोड को मार्क कर लीजिए, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और इफेक्ट सच इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया, नथिंग इस्तेमाल किया गया। नथिंग क्या है, नथिंग एक सेविंग क्लॉज है विच सेव्स द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम द अदर एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द कोड, और यहां पर नॉट विथस्टैंडिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ। देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है, ठीक है, और साथ में वो ये भी कह रहा है कि भैया कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन इनहेरेंट पावर्स को नहीं छीन सकता। नथिंग का मतलब ये है, लेकिन अगर यहां पर वर्ड होता नॉट विथस्टैंडिंग, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब यह है
कि मान लीजिए दो प्रोविजन है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए प्रोविजन ए और प्रोविजन बी। अगर नॉट विथ स्टैंडिंग आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि भैया प्रोविजन ए ओवरराइड करेगा। जब भी ए और बी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना तो हमेशा ए को अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ये होता है। तो हमने क्या किया, यहां पर नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज नहीं है, यहां पे किस चीज का यूज है? यहां पे यूज है नथिंग का, नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज नहीं है। अगर यहां पर हम नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज करते तो इट वुड हैव गिवन एन ओवरराइडिंग पावर टू हाई कोर्ट टू पास ऑर्डर्स इन वॉयलेशन ऑफ द एक्सप्रेस प्रोविजन। ठीक है, ये छोटा मतलब शब्दों का ही खेल है सारा। देखिए मैं दोबारा से बताता हूं, नथिंग का इस्तेमाल किया गया है 482 में और नॉट विथ स्टैंडिंग का नहीं किया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि लेजिस्लेचर ने ऐसे ही इसका इस्तेमाल नहीं किया और इसका कर दिया, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। लेजिस्लेचर ने नॉट विथ स्टैंडिंग का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि अगर सेक्शन 482 में नॉट विथ स्टैंडिंग आ जाता, इसका मतलब ये होता कि जो इनहेरेंट पावर्स है वो किसी भी एक्सप्रेस प्रोविजन से ज्यादा बड़ी है। एक्सप्रेस प्रोविजन को काटते हुए भी इनहेरेंट पावर्स का ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन वो इंटेंशन तो लेजिस्लेचर की नहीं थी। लेजिस्लेचर ने सिर्फ नथिंग का इस्तेमाल किया। नथिंग क्या कहता है कि भाई 482 की जो पावर्स है ना उसको कोई एक्सप्रेस प्रोविजन रोक नहीं सकता, वो इस्तेमाल कर सकता है हाईकोर्ट। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। देखिए, therefore not using the word notwithstanding clearly established that the power of section 482 cannot be used to the extent to pass an order in violation of the express provision। जो भी सीआरपीसी में एक्सप्रेस प्रोविजन है, देखिए एक्सप्रेस प्रोविजन क्या होता है, जो कि क्लियरली मेंशन्ड है। भाई सीआरपीसी ने कोई बात लिख दी किसी अपने सेक्शन में तो क्या हो गया, वो एक्सप्रेस प्रोविजन हो गया। उस एक्सप्रेस प्रोविजन के ऊपर जाकर हाईकोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। मान लीजिए प्रोविजन तो कह रहा है कि आपको ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से लाइन बनानी है, और हाईकोर्ट कहे कि नहीं जनाब मैं तो इस तरीके से बनाऊंगा, मेरे पास तो 482 की पावर है। नहीं, जब प्रोविजन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि लाइन इस तरीके से बनेगी तो लाइन इसी तरीके से बनेगी, आपके पास 482 की पावर इससे ऊपर नहीं है। लेकिन मान लीजिए साइलेंट है, यहां पर ये बता ही नहीं रखा कि लाइन किस तरीके से बनेगी, तो आपके पास पावर है 482 में कि लाइन चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। तो इसका मतलब 482 की पावर कब इस्तेमाल होगी? 482 की पावर इस्तेमाल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है कि हाई कोर्ट पहले यह चेक करेगा कि भैया कोई एक्सप्रेस प्रोविजन तो नहीं है। जिस मांग को लेके पार्टी कोर्ट आई है वो देखेगा कि इसका कोई एक्सप्रेस प्रोविजन तो नहीं है सीआरपीसी में। ठीक है जी, एक्सप्रेस प्रोविजन है तो अच्छा, एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो देखेगा कि क्या कोई इंप्लाइड प्रोविजन है। भाई जैसे 156(3) में हमने कहा ना कि इंप्लाइड पावर्स भी दी गई हैं, इसी तरीके से देखेगी क्या कोई इंप्लाइड पावर प्रोविजन है। अगर ये दोनों नहीं है, ना तो एक्सप्रेस है ना इंप्लाइड है, फिर वो सेक्शन 482 का पावर का इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है जी, तो इसमें केस लॉ है, ये भी आप मार्क कर लीजिए। और अगर आप मेंस के पेपर में केस लॉ याद करके लिख कर आते हैं 482 में तो दैट विल गिव एन एक्स्ट्रा इंप्रेशन। और ये ज्यादा कुछ नहीं, छोटी सी बात ये कहता है कि जो इनहेरेंट पावर्स हैं वो हाई कोर्ट को स्पेरिंगली और ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल करनी चाहिए, वो रूटीन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। विद दिस वी एंड दिस टॉपिक, तो वी आर डन विद सेक्शन 482। We'll see you in the next episode. Thank you.